Morning students. In this video I will be telling you about DBMS topic, that is concurrency management, and myself is Surbhi Sarua. And yes, one more thing I would like to tell you is that with this concurrency topic your syllabus would be just complete. So this is the last topic of your syllabus, and after this completing this whole I would be giving you some assignments and expecting you to mail me out those assignments if there is still no offline classes being conducted. So coming to these last three topics of your syllabus of the whole DBMS subject, and your DBMS lab has already been completed in 2 videos I've already shared on my channel. So you can make a file of it and start working on it, and also with MySQL language, download it and then start running those queries. Okay, so the syllabus is serializability, locking schemes, टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डर. सबसे पहले सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है. अब ये सब चीज़ें डाटाबेस में कहाँ से आ गई. सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम सीरियलाइजेबिलिटी की क्या बात कर रहे हैं. हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से इसमें ना ट्रांजैक्शंस होती हैं. ट्रांजैक्शंस T1 T2 करके बोलते हैं. ट्रांजैक्शंस मतलब हमने एक एक्शन लिया, हमने एक ट्रांजैक्शन करी, उसमें हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं. इस तरीके से आपको अभी पता चलेगा, थोड़ा रीड करती हूँ मैं. When multiple transactions are running concurrently मतलब होता है एक के बाद एक. ठीक है. Then there is a possibility that the database may be left in an inconsistent state. Inconsistent state क्या होता है. एक consistent state होती है जो कि सही state होती है, जिसमें कोई error नहीं होती, जो सही चल रहा है. Inconsistent मतलब कि कई बार कुछ errors आ जाती हैं. Concurrently एक के बाद एक भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक साथ सारी कॉन्करेंट चल रही हैं, कॉन्करेंट साइड बाय साइड. ओके. सो सीरियलाइजेबिलिटी इज अ कंसेप्ट दैट हेल्प्स अस टू चेक विच स्कीम्स आर सीरियलाइजेबल. तो हमें बताना है सीरियलाइजेबल मतलब कि वो सीरीज़ में चल रही है. एक T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रही है, उसके बाद T3 कंप्लीट हो रही है. इस तरीके से ट्रांजेक्शन मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगी किस तरीके से ट्रांजेक्शन बोलते हैं, तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा. A serializable schedule is the one that always leaves the database in consistent state. तो serializable जो schedule बोलते हैं वो consistent state पे database को कर देता है. consistent मतलब correct state पे. A schedule will view serializable if it is view equivalent to a serial schedule. If a schedule is conflict serializable, then it will be view serializable. अब conflict serializable क्या होता है. एक्चुअली में आप इसका एग्जाम्पल एक नॉर्मल हम डे टू डे एग्जाम्पल से लो कि जैसे मान लो हमें बहुत सारे काम दे रखे हैं किसी ने. हमने कहा है कि आपको ये फाइल बनानी है, उसके बाद आपको ये काम करना है, उसके बाद आपको ये करना है. मल्टीपल काम हमें दे रखा है. ऐसे ही डाटाबेस में मल्टीपल टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो हम जब वो एक टास्क को करते हैं, उसके बाद दूसरे टास्क को करते हैं, उसके बाद तीसरे टास्क को चलते हैं. एक वो होता है ना कि थक भी जाते हैं और उसके से इनकन्सिस्टेंसी भी हो जाती है, उस काम में इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता. मान लो आपको पूरे दिन, मैं कहूँ आपको सिर्फ एक ही काम करना है, तो आप डेफिनेटली उस काम को अपना बेस्ट दोगे और अच्छा ही करोगे. लेकिन अगर मैंने आपको एक दिन के लिए 10 काम दे रखे हैं, तो जैसे जैसे आप 10वें काम तक आओगे तो आपकी थोड़ी कंसिस्टेंसी इनकन्सिस्टेंसी में बदल जाएगी. राइट. इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाओगे जितना आप ट्रांजेक्शन 1 में जब आप वो कर रहे थे काम उसमें दे रहे थे. तो दिस वाइज इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है कि कई बार क्या होता है एक काम जो दिया है वो दूसरे काम जो दिया है उससे कन्फ्लिक्ट कर देता है. जैसे कि सपोज़ मैंने आपको बोला आपको फाइल का जो कवर है वो आपको ब्लू कलर रखना है, और दूसरा ट्रांजेक्शन बोलिए फाइल का जो कवर है आपको ग्रीन रखना है, तो यू वुड बी लाइक कॉन्फ्लिक्ट इन सिचुएशन. ऐसे ही हम डाटाबेस की बात करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे कैसे ट्रांजेक्शन में. जैसे हमने रीड बोल दिया या इस तरीके से भी बताएंगे आपको कैसे होता है. द व्यू सीरियलाइजेबल विच डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट्स ब्लाइंड राइट्स और रीड दो चीज़ें होती हैं. देखो नीचे जो ये डायग्राम दिखा रही हूँ उसमें शेड्यूल 1 S1 है और शेड्यूल 2 S2 है. ये T1 है, ये जो है ट्रांजैक्शन T1 ट्रांजैक्शन ये क्या कह रही है कि रीड करना है उसे A को रीड करना है. ठीक है. T2 ट्रांजैक्शन उसके बाद कह रही है राइट करना है A को. तो ये तो पॉसिबल है बिल्कुल. जब हम कोई चीज़ रीड करेंगे फिर उसे राइट भी कर सकते हैं. उसके बाद मतलब आप ये समझो कि आपको एक बुक दे दी गई है, उस बुक में आपको बोला है रीड करिए, उसके बाद उसके अंदर और ऐड करो कुछ अपना कंटेंट, तो राइट हो रहा है. ऐसे ही शेड्यूल 2 में इन्होंने S2 में क्या बोला है. अब देखो ऊपर नीचे का डिफरेंस देखो. अब T2 पहले राइट हो रहा है, पहले लिखा जा रहा है, उसके बाद वो रीड हो रहा है T1.
समझ रहे हो, इसलिए ऊपर और नीचे लिखा गया है। तो ये शेड्यूल्स हैं, इसमें रीड राइट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो दैट इज सीरियलाइजेबिलिटी, किस सीरीज़ में वो चीज़ चल रही है, पहले रीड हो रही है फिर राइट हो रही है, तो इस तरीके से। व्यू इक्विवेलेंट, two schedules S1 and S2 are said to be view equivalent if they satisfy the following condition. सबसे पहले नंबर 1, initial read. An initial read of both schedules must be the same. Suppose two schedules S1 and S2 in schedule S1, ये इसे समझाया जो मैंने अभी आपको बताया, तो you must read it out. और yes, I have shared this PPT on SlideShare, so you can download it. Above two schedules are view equivalent because initial read operation is S1 is done by T1 and S2 is also done by T1. तो इन्होंने अब नेक्स्ट आप डायग्राम देखो शेड्यूल S1 का और शेड्यूल S2 का। तो इसमें पहले T1 में राइट हो रहा है A, उसके बाद T2 में राइट अगेन हो रहा है A, मतलब पहले ट्रांजेक्शन 1 को राइट करा, फिर ट्रांजेक्शन 2 को राइट करा, उसके बाद ट्रांजेक्शन 3 में रीड कर रहे हैं A को, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसमें T2 राइट हो रहा है, T1 राइट हो रहा है, उसके बाद रीड हो रहा है A। तो इस तरीके से शेड्यूल होता है। शेड्यूल S1 की बात कर रहे हैं। इफ़ T1 इज़ रीडिंग A, ये प्रीवियस वाले को बता रहा है, जो ये वाला था, इस वाले को समझा रहा है, तो आप देख लेना, मैं समझा चुकी हूँ, और इस वाले को ये वाला समझा रहा है। एंड देन एक नेक्स्ट पे आते हैं। तो ऑल दिस आई एक्सप्लेन, यू कैन रीड इट आउट, सिंपल। देन कम्स द लॉकिंग स्कीम्स। अब लॉकिंग्स क्या होती हैं? लॉकिंग होती है कि हमने एक लॉक लगा के, जैसे हम अपने घर में जब हम जाते हैं, देयर इज़ नो वन एट होम, तो हम अपना घर का ताला लगा के जाते हैं टू मेक इट सेफ, राइट। तो इसी तरीके से हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ताकि कोई उसमें छेड़छाड़ ना करे, कोई उसे चेंज ना करे, तो हम उन्हें लॉक कर देते हैं। तो काफ़ी सारी लॉकिंग स्कीम्स होती हैं। पहले आप समझिए क्या होता है लॉक्स। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल एनी ट्रांजेक्शन कैन नॉट रीड और राइट डाटा अंटिल इट एक्वायर्स एन अप्रोप्रिएट लॉक ऑन इट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉक्स, 2 टाइप के लॉक होते हैं। वो जब तक वो लॉक ओपन नहीं करेगा, वो ना रीड कर सकता उस ट्रांजेक्शन को, ना राइट कर सकता। क्योंकि इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे आप MS वर्ड में काम करते हो, तो कई बार आता है ना MS वर्ड में कि दिस इज़ लॉक, एडिटेबल मोड में नहीं है, आता है ना कि आप इसमें ऐड कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीड कर सकते हो। तो उसमें 3 टाइप्स के रीड होते हैं, 1 इज़ रीड राइट, और एक होता है अपेंड। अपेंड मतलब भी ऐड करना ही होता है, राइट करना ही होता है। तो रीड राइट बेसिकली वो है कि आपको सिर्फ रीड अथॉरिटीज़ है, आप सिर्फ रीड कर सकते हो उसे, लॉक कर रखा है उन्होंने राइट को। और कई बार रीड राइट भी नहीं करते, वो ओपन ही नहीं होता। वो कहता है पहले आप एक की परचेज़ करो, फिर आपको व्यू करने का भी राइट मिलेगा। तो 2 टाइप के लॉक्स होते हैं, एक होता है शेयर्ड लॉक और एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये क्या कह रहे हैं? शेयर्ड लॉक क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड ओनली लॉक। इसे रीड ओनली लॉक कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप राइट नहीं करते। इन अ शेयर्ड लॉक द डाटा आइटम कैन ओनली रीड बाय द ट्रांजैक्शन। इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन द ट्रांजैक्शंस बिकॉज व्हेन द ट्रांजैक्शन होल्ड्स अ लॉक then it cannot update the data on the data item. और एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है? इन द एक्सक्लूसिव लॉक द डाटा आइटम कैन बी बोथ रीड एज वेल एज राइट बाय द ट्रांजैक्शन। एक्सक्लूसिव लॉक में दोनों रीड और राइट पॉसिबल है। दिस लॉक इज एक्सक्लूसिव एज इन द लॉक मल्टीपल ट्रांजैक्शन डू नॉट मॉडिफाई द सेम डाटा साइमल्टेनियसली। एक्सक्लूसिव क्यों बोला है? क्योंकि एक साथ आप सारा डाटा को चेंज नहीं कर सकते। आप जब राइट कर रहे हो तो आप एक करके ही तो चेंज करोगे उसमें। दिस इज एक्सक्लूसिव लॉक। नाउ कम एक लॉकिंग स्कीम्स हैं। अब लॉक्स तो हमने बता दिए, 1 इज़ शेयर्ड एंड 1 इज़ एक्सक्लूसिव लॉक। अब लॉक का तरीका एक स्कीम कौन सी है? दैट इज़ 2 फेज़ लॉकिंग, 2PL भी बोलते हैं इसे, द 2 फेज़ लॉकिंग। पहले इस डायग्राम को देखते हैं नीचे। ये क्या बोल रहा है? T बिगिन, ये बोल रहा है ट्रांजैक्शन बिगिन हो रही है यहाँ, तो इसमें लॉक इज़ अटेंडेड। इसमें लॉक हमने इस ट्रांजैक्शन पे लगा दिए जैसे वो ट्रांजैक्शन बिगिन हो रही है। बीच में वो सस्टेन थोड़ा रहती है, चल रही है जो भी चल रही है। उसके बाद जब वो एंड हो रही होती है, ट्रांजैक्शन एंड होती है, तो लॉक इज़ रिलीज। तो उसे हमने फिर रिलीज़ कर दिया, इस लॉक को हमने छोड़ दिया है। तो दैट इज़ 2 फेज़ लॉकिंग। तो इसमें पहले हम लॉक लगाते हैं जब ट्रांजैक्शन बिगिन होती है, कुछ टाइम तक वो वर्क करती है। उसके बाद हम जब वो खत्म होने वाली होती है ट्रांजैक्शन, तब उसे लॉक को रिलीज़ कर देते हैं। इसके कंसेप्ट जानने के लिए आप जो मैंने आपको अभी प्रीवियस डायग्राम दिखाए थे, किस तरीके से रीड राइट वाला होता है, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, उसी तरीके से। तो अब समझाती हूँ इसे थ्योरेटिकल पार्ट में से भी। In the first part, when the exclusion of the transaction start, it seeks permission for the lock it requires. In the second part, the transaction acquires all the locks. The third phase is started as soon as the transaction releases its first lock.
ठीक है। इन द थर्ड फेज द ट्रांजेक्शन कैन नॉट डिमांड एनी न्यू लॉक्स, इट ओनली रिक्वायर्स द एक्वायर्ड लॉक्स।